मान लेते हैं कि हम एक बहुत बड़ी विशाल लाइब्रेरी के बीचों बीच खड़े हैं। चारों तरफ बस किताबें ही किताबें हैं, जमीन से लेके छत तक। हजारों अलमारियां हैं, लाखों पन्ने। हाँ, और कोई कैटलॉग भी नहीं है शायद। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, हमें ये पूरी लाइब्रेरी पढ़नी भी नहीं है। हमें सिर्फ एक खास विषय की मान लेते हैं सिर्फ 3 किताबें चाहिए। अब अगर बिना किसी योजना के हर किताब को खोलकर देखने लगे तो शायद पूरी जिंदगी निकल जाएगी। अरे जिंदगी क्या, बिना किसी सही सिस्टम के उन किताबों के पहाड़ में बस खोकर रह जाना तय है। मतलब ये सिर्फ थका देने वाला काम नहीं है, बल्कि व्यावहारिक रूप से असंभव है। सही बात है। अगर हम हर एक पन्ना पलटने बैठेंगे तो जिस जानकारी की हमें तलाश है वो उस तक पहुंचने से पहले ही हम हार मान चुके होंगे। और पता है, आज के इस डिजिटल युग की सच्चाई भी तो यही है। हम हर दिन इसी तरह की एक अदृश्य लाइब्रेरी में होते हैं। हमारा सामना हर रोज डेटा के एक विशाल समुंदर से होता है। हाँ, हर तरफ सिर्फ सूचनाओं का शोर है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हमारे पास जो कोर्स, नोट्स और रिसर्च हैं पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस फंडामेंटल्स पर, वो इसी डेटा के शोर से बचने का तरीका खोजने में हमारी मदद करेंगे। एकदम सही। आज हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि इतने बड़े विशाल डेटा सेट से केवल काम की जानकारी कैसे निकाली जाए, ताकि हम उस शोर में गुम ना हो जाएं। जिसे तकनीकी दुनिया में हम डेटा सिलेक्शन और फिल्टरिंग का विज्ञान कहते हैं। हाँ, वही। क्योंकि डेटा के इस महासागर में उतरने से पहले एक बेहतरीन कंपास होना बहुत जरूरी है, जो सटीक दिशा दिखा सके। क्योंकि सिर्फ जानकारी का होना काफी नहीं है, उस जानकारी को छांटना सबसे बड़ी कला है। और उस कंपास का काम आज हमारे पास मौजूद प्रैक्टिकल उदाहरण करेंगे। हम समझेंगे कि डेटा के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हिस्सों को आखिर नेविगेट कैसे किया जाता है। बिल्कुल, ताकि हम सीधे अपनी उन 3 किताबों तक पहुंच सकें। हाँ, तो इसे समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम एक रेस्टोरेंट में गए हैं और सामने एक बहुत बड़ा मेन्यू कार्ड है। अब अगर सिर्फ मीठा खाना है तो स्टार्टर्स, मेन कोर्स और सूप वाले पन्नों को तो हम पूरी तरह से अनदेखा कर देंगे ना। हाँ, सीधा ध्यान डेजर्ट्स पर जाएगा। सही, डेजर्ट्स और उनकी प्राइस वाले हिस्से पर। तो क्या डेटा सिलेक्शन की शुरुआत भी मतलब कुछ इसी तरह होती है? ये एनालॉजी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है। किसी भी डेटा सेट में जो वर्टिकल हिस्से होते हैं, जिन्हें हम कॉलम्स कहते हैं, वो उस मेन्यू के अलग-अलग सेक्शंस की तरह ही हैं। अच्छा, तो कॉलम्स मतलब मेन्यू के सेक्शंस। हाँ, डेटा की गहराई में जाने से पहले ये तय करना होता है कि हमें कौन से कॉलम्स चाहिए। पाइथन के पांडास जैसे टूल्स में इसे करने के कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका इंडेक्सिंग कहलाता है। इंडेक्सिंग? मतलब क्या हमें एक एक करके कॉलम्स के नाम खोजने पड़ते हैं इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यह एक रोबोटिक हाथ की तरह काम करता है, जिसे पैंडास में हम ILOC टूल कहते हैं। ओके, ILOC। हाँ, हम उसे बस नंबर बताते हैं, जैसे पहला, तीसरा और 5वां कॉलम लाओ, और वो बिना नाम जाने सीधे उन खास जगहों से डेटा उठा लाता है। अरे वाह, मतलब बिना नाम के सीधे पोजीशन से। बिल्कुल। यह उन स्थितियों में बहुत काम आता है जहां हमें पहले से पता है कि हमारा डेटा किस क्रम में रखा हुआ है। ये तो तब काम आएगा जब हमें कॉलम्स की जगह पता हो। लेकिन अगर मुझे नाम से ही कॉलम चाहिए तो क्या मैं सीधे कह सकता हूं कि मुझे सिर्फ कॉलम 1 और कॉलम 2 दे दो? हाँ, बहुत आसानी से हम सीधे उन कॉलम्स के नाम बता सकते हैं और सिस्टम सिर्फ उन्हीं को हमारे सामने रख देगा। लेकिन यहाँ एक और तरीका है जो बड़े डेटा सेट्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। वो क्या है? वो है ड्रॉप मेथड। मान लीजिए आपके पास 100 कॉलम्स हैं और आपको सिर्फ 2 को छोड़कर बाकी 98 नहीं चाहिए। बाप रे, 98 नाम कौन लिखेगा? वही तो 98 नाम लिखने के बजाय हम उन 2 कॉलम्स के नाम देके उन्हें डेटा सेट से ड्रॉप कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं। रुको, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या? आज के समय में तो स्टोरेज बहुत सस्ता है ना। मतलब हम 1999 में तो जी नहीं रहे कि मेमोरी बचाने की इतनी चिंता करें। हम शुरुआत में ही इन कॉलम्स को हटा क्यों रहे हैं? अच्छा सवाल है। सारे 100 के 100 कॉलम्स क्यों नहीं रख लेते? मतलब क्या पता बाद में किस कॉलम की जरूरत पड़ जाए। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो लोगों को अक्सर होती है कि डेटा को सहेज कर रखना हमेशा सुरक्षित होता है। लेकिन यहाँ बात हार्ड ड्राइव की स्टोरेज की नहीं हो रही है। तो फिर किस चीज की हो रही है? जब हम पांडास जैसे टूल्स में डेटा एनालाइज करते हैं तो वो पूरा का पूरा डेटा कंप्यूटर की रैम यानी रैम में लोड होता है, उसकी एक्टिव मेमोरी में। ओह अच्छा।
अब सोचिए, अगर हम 1 करोड़ रोज और 100 कॉलम्स का डेटा एक साथ रैम में डाल देंगे तो सिस्टम क्रैश हो सकता है, या फिर हर एक कैलकुलेशन में घंटों लग सकते हैं। ओहो, मैं समझ गया। मतलब अगर एक भारी बैकपैक लेकर पहाड़ चढ़ना है तो जो चीजें नहीं चाहिए उन्हें बेस कैंप पर ही छोड़ देना समझदारी है। एकदम सही एनालॉजी है। वरना बीच रास्ते में ही मशीन थक कर बैठ जाएगी, मेरा मतलब है क्रैश हो जाएगी। बिल्कुल, यही कारण है कि डेटा को ड्रॉप करना इतना महत्वपूर्ण है। मेमोरी तो बचती ही है, साथ ही आगे का पूरा विश्लेषण, कैलकुलेशन और फिल्टरिंग कई गुना तेज हो जाती है। जब मशीन को कम चीजें देखनी पड़ती हैं तो वो जवाब भी जल्दी देती है। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन असली दुनिया में जल्दबाजी में अगर हमने कोई ज़रूरी कॉलम ही ड्रॉप कर दिया तो? मतलब अगर मेन्यू से एलर्जी वार्निंग वाला कॉलम ही हटा दिया तो बाद में तो किसी की जान पर बन सकती है। हाँ, और ये डेटा एनालिटिक्स का एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि डेटा एनालिस्ट का काम सिर्फ कोड लिखना नहीं है, बल्कि उस डोमेन या विषय की गहरी समझ होना भी जरूरी है। मतलब कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। बिल्कुल, बिना सोचे समझे डेटा को ड्रॉप करना सच में खतरनाक हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा आगे चलकर महत्वपूर्ण हो सकता है और कौन सा सिर्फ शोर है। जैसे अगर आप हेल्थ केयर डेटा पर काम कर रहे हैं तो मरीज की पुरानी बीमारी वाले कॉलम को ड्रॉप करना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। सही बात है। तो मान लेते हैं कि हमने अपना मेन्यू छांट लिया है, बेस कैंप पर फालतू सामान छोड़ दिया है। हाँ, अब हमारे सामने सिर्फ डेजर्ट्स और प्राइस वाले कॉलम्स हैं। लेकिन रुको, अभी भी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत आ गई? इस डेजर्ट वाले कॉलम में 500 तरह की मिठाइयाँ हैं और मुझे सिर्फ वो चाहिए जिनमें चॉकलेट हो और जिनकी कीमत 200 रुपए से कम हो। हमने वर्टिकल कॉलम्स तो ले लिए, लेकिन अब इन हॉरिजॉन्टल रोज यानी रिकॉर्ड्स को कैसे काटे छाटें? बस यहीं से हमारा दूसरा चरण शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं रोज की फिल्टरिंग। जब हम रोज की बात करते हैं तो हम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ आ जाते हैं। मतलब अब हम एक एक आइटम को देख रहे हैं। हाँ, हम व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स की बात कर रहे होते हैं, जैसे किसी एक खास मिठाई की जानकारी या किसी एक ग्राहक का पूरा डेटा। और इन्हें छांटने के लिए हम शर्तों या कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरी शर्त थी कि चॉकलेट होना चाहिए और कीमत 200 से कम होनी चाहिए। बिल्कुल, इसे तकनीकी भाषा में कंडीशनल फिल्टरिंग कहते हैं। इसमें सिस्टम पूरे डेटा सेट में एक एक रो के पास जाएगा और चेक करेगा कि क्या ये शर्त पूरी हो रही है, और जो रिकॉर्ड शर्त पूरी करेगा सिर्फ वही वापस आएगा। सुनने में तो काफी आसान लग रहा है, लेकिन अगर मेरी शर्त थोड़ी और जटिल हो, जैसे मुझे चाहिए कि चॉकलेट हो, कीमत 200 से कम हो, लेकिन उसमें पीनट्स यानी मूंगफली बिल्कुल ना हो। अब इतनी सारी शर्तें एक साथ कैसे काम करती हैं? मशीन कैसे समझेगी कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं? यहाँ बूलियन लॉजिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स की एंट्री होती है। बूलियन लॉजिक? हाँ, ये वो नियम हैं जो मशीन को बताते हैं कि एक से ज्यादा शर्तों को एक साथ कैसे तौलना है। मुख्य रूप से 3 ऑपरेटर्स होते हैं इसमें, एंड, और नॉट। ये तो मुझे डेटा के लिए किसी नाइट क्लब के बाउंसर या गेटकीपर की तरह लग रहे हैं। जो सही पासकोड या शर्त बताएगा वही अंदर आएगा। जरा इन बाउंसरों का काम समझाइए। ये नाइट क्लब वाला उदाहरण बड़ा सटीक है। चलिए इन गेटकीपर्स को थोड़ा करीब से देखते हैं। पहला है एंड ऑपरेटर। ये बहुत ही सख्त बाउंसर है। सख्त मतलब? इसका नियम है कि सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए। अगर हमने कहा कि चॉकलेट हो एंड कीमत 200 से कम हो, तो अगर कोई डेजर्ट चॉकलेट का है लेकिन उसकी कीमत 205 रुपए है तो ये बाउंसर उसे बाहर कर देगा। अच्छा, मतलब दोनों बातें माननी पड़ेंगी? बिल्कुल, दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। बहुत कड़क है ये तो। और ये जो दूसरा है और ऑपरेटर? और ऑपरेटर थोड़ा नरम स्वभाव का है। ये कहता है कि दी गई शर्तों में से कोई एक भी पूरी हो जाए तो मैं अंदर जाने दूंगा। अच्छा, मतलब ऑप्शंस हैं? हाँ, या तो वो चॉकलेट हो और उसकी कीमत 200 से कम हो। अगर वो वैनिला आइसक्रीम है लेकिन 150 रुपए की है तो भी उसे एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि एक शर्त की कीमत 200 से कम है वो पूरी हो गई। मार्केटिंग की दुनिया में ये ऑपरेटर बहुत काम आता है। हाँ, जब हमें एक बड़ा दर्शक वर्ग खोजना होता है तब ये काम आएगा। बिल्कुल सही। और वो तीसरा बाउंसर, नॉट ऑपरेटर, हर चीज को पलट देता है। ये शर्त का उल्टा काम करता है।
अगर हमने शर्त लगाई नॉट पीनट्स, तो ये उन सभी डेजर्ट्स को ढूंढ लाएगा जिनमें मूंगफली का नामो निशान नहीं है। मतलब जो नहीं चाहिए उसे बाहर फेंक दो। हाँ, ये तब बहुत उपयोगी है जब हम किसी खास चीज को पूरी तरह से बाहर निकालना चाहते हैं। कमाल है। अगर इन तीनों बाउंसरों को एक साथ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है हम किसी भी तरह का डेटा निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारे सोर्स नोट्स में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन दिया गया है। एक कंपनी का डेटा है जिसमें वो कर्मचारी चाहिए जिनकी उम्र 30 से ज्यादा और सैलरी 70,000 से ज्यादा है, या फिर उम्र 25 से कम और सैलरी 30,000 से कम है। हाँ, ये उदाहरण बुलियन लॉजिक की असली ताकत दिखाता है। जरा सोचिए, एक कंपनी शायद एक साथ अपने सबसे अनुभवी हाई पेड कर्मचारियों और सबसे नए एंट्री लेवल कर्मचारियों का विश्लेषण करना चाहती हो, और बीच के मिड लेवल लोगों को हटाना चाहती हो। बिल्कुल। इस एक जटिल फॉर्मूले से वो लाखों कर्मचारियों के डेटा को पलक झपकते ही अपनी जरूरत के हिसाब से मोड़ सकती है। लेकिन एक सेकंड रुको, क्या हुआ? इस तरह के फॉर्मूले लिखने में तो बहुत सारे ब्रैकेट और लॉजिकल निशान लगाने पड़ेंगे ना। मतलब कोडिंग करते वक्त ये बहुत उलझाने वाला नहीं हो जाता? एक छोटा सा ब्रैकेट गलत और पूरी रिपोर्ट खराब। हाँ, ये डर तो रहता है, लेकिन इस उलझन से बचने के लिए पांडाज में एक शानदार टूल है जिसे क्वेरी यानी क्वेरी मेथड कहते हैं। अच्छा, क्वेरी मेथड, ये कैसे काम करता है? ये SQL जैसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो पढ़ने में एकदम आम अंग्रेजी जैसी लगती है। आप सीधे लिख सकते हैं कि मुझे वो डेटा चाहिए जहां उम्र 30 से ज्यादा हो और सैलरी 50,000 से कम हो, और वो भी बिना ढेर सारे ब्रैकेट लगाए। अरे, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ये कोड को बहुत साफ और पढ़ने में आसान बना देता है, जिससे गलती होने की संभावना काफी कम हो जाती है। ये तो सच में सुकून की बात है। तो हमने थ्योरी तो समझ ली, कॉलम सेलेक्ट कर लिए, रोज फिल्टर कर ली, बाउंसर सेट कर दिए। हाँ, लेकिन मुझे ये जानना है कि ये सब असल दुनिया में कैसे काम आता है। हाँ, क्योंकि हम सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर नंबरों का खेल तो खेल नहीं रहे ना। हाँ, हम असली समस्याओं को सुलझा रहे हैं। बिल्कुल। डेटा का कोई मतलब नहीं है अगर वो किसी वास्तविक समस्या का समाधान ना करे। हमारे पास इसके दो बहुत ही शानदार केस स्टडीज हैं। हाँ, नोट्स में दिए हैं। पहला है एक बड़े रिटेल स्टोर का विश्लेषण, जहां उनका लक्ष्य ये पहचानना है कि किन प्रोडक्ट्स की सेल्स यानी बिक्री गिर रही है, ताकि वे अपनी मार्केटिंग रणनीति बदल सकें। सही कहा। तो यहाँ हम अपनी सीखी हुई दोनों चीजें लगाएंगे। पहले, डेटा सिलेक्शन। स्टोर के पास हजारों कॉलम्स हो सकते हैं, जैसे सप्लायर का नाम, पैकेजिंग का रंग, डिलीवरी का समय वगैरह वगैरह। लेकिन वो सब तो हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी, नाम, सेल्स का वॉल्यूम और तारीख चुनेंगे, बाकी सब ड्रॉप कर देंगे। वही अपना बेस कैंप वाला लॉजिक, बैकपैक हल्का कर लिया ताकि रैम यानी रैम पर जोर ना पड़े। एकदम सही। अब हम रोज को फिल्टर करेंगे। हमारी शर्त है वो डेटा जो 1 जुलाई 2023 के बाद का हो और जहां सेल्स वॉल्यूम में 20% से ज्यादा की भारी गिरावट आई हो। एक मिनट, नोट्स में इस गिरावट को नापने के लिए ना शिफ्ट नाम का एक कमांड का जिक्र है। ये कैसे पता लगाता है कि गिरावट आई है? मतलब ये कोई जादुई छड़ी तो है नहीं? नहीं, जादू नहीं है, बस सिंपल लॉजिक है। शिफ्ट दरअसल एक ऐसा तरीका है जो डेटा को एक कदम पीछे खिसक कर देखने की सुविधा देता है। अच्छा, थोड़ा और समझाइए। ये कोड पिछले रिकॉर्ड यानी कल की सेल को देखता है और आज की सेल से उसकी तुलना करता है। अगर कल 100 यूनिट्स बिके थे तो उसका 80% हुआ 80 यूनिट्स। हाँ, गणित तो यही कहता है। तो हमारा फिल्टर चेक करता है कि क्या आज की सेल 80 यूनिट से भी कम है। अगर हाँ, तो इसका सीधा मतलब है कि सेल में 20% से ज्यादा की गिरावट आई है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन जैसा है। मतलब हजारों प्रोडक्ट्स में से सिर्फ वो 10 प्रोडक्ट्स निकलकर सामने आ जाएंगे जो डूब रहे हैं, ताकि कंपनी उन पर डिस्काउंट या ऑफर चलाकर उन्हें बचा सके। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरा उदाहरण है वो तो सच में लोगों की जान बचाने के बारे में है, हेल्थ केयर डेटा मॉनिटरिंग। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। मान लीजिए किसी अस्पताल को हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के खतरे वाले मरीजों को खोजना है। यहाँ भी पहले हम कॉलम्स चुनेंगे, मरीज की आईडी, उम्र, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल। और फिर हमारे वो बाउंसर आएंगे। शर्त होगी कि मरीज की उम्र 50 से अधिक हो एंड ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर हो। सही। जब ये एंड ऑपरेटर लगता है तो सिस्टम तुरंत लाखों मरीजों के डेटा में से उन चंद लोगों की लिस्ट निकाल कर दे देता है
जिन्हें तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी नए एनालिस्ट ने यहाँ एंड की जगह गलती से OR ऑपरेटर लगा दिया तो क्या होगा? उफ, ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति होगी। अगर OR लग गया तो सिस्टम उन सभी लोगों को लिस्ट में डाल देगा जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है, भले ही उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो। हाँ, और उन सभी को भी डाल देगा जिनका ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा है, भले ही वो 20 साल के हों। बाप रे, अस्पताल के पास अचानक हजारों ऐसे मरीजों की लिस्ट आ जाएगी जिन्हें कोई खतरा है ही नहीं। डॉक्टर्स का सारा समय उन लोगों को चेक करने में बर्बाद हो जाएगा जो पूरी तरह स्वस्थ हैं। इसे ही फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं ना? हाँ, फॉल्स पॉजिटिव। और इसका उल्टा भी उतना ही खतरनाक है। अगर हमने शर्त बहुत ज्यादा सख्त कर दी तो जो मरीज सच में बीमार है वो लिस्ट में आएंगे ही नहीं। मतलब उन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा? बिल्कुल। इसे फॉल्स नेगेटिव कहते हैं, जो हेल्थ केयर में जानलेवा हो सकता है। डेटा के सही चुनाव से व्यापारिक रणनीतियां और लोगों की जान दोनों को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। और इंसान गलतियां करते ही हैं। मतलब खासकर जब इतने सारे लॉजिक और शर्तें एक साथ काम कर रही हों, इन गलतियों से बचने का क्या तरीका है? हम मशीनों पर आंख बंद करके तो भरोसा नहीं कर सकते ना। एकदम सही सवाल। ये हमें डेटा एनालिस्ट के सामने आने वाली सबसे आम चुनौतियों और उनसे बचने के बेस्ट प्रैक्टिसेस की ओर ले जाता है। सबसे आम चुनौती है लॉजिकल एरर। वो क्या होता है? जैसे अगर किसी ने कोड में ब्रैकेट सही जगह नहीं लगाया तो मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोई एरर मैसेज नहीं देगी, वो बस अपनी समझ से गलत डेटा दिखा देगी। अरे, ये साइलेंट फेलियर तो सबसे डरावनी चीज है। हमें लगेगा कि हमारा विश्लेषण एकदम सही है, हम उसी डेटा के आधार पर करोड़ों का निवेश कर देंगे या किसी का इलाज शुरू कर देंगे, जबकि अंदर से डेटा पूरी तरह गलत फिल्टर हुआ है। इसीलिए हमारी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमेशा आसान शर्तों से शुरुआत करें। सीधे एक बहुत बड़ा जटिल कोड लिखने के बजाय पहले एक छोटी शर्त लगाएं, थोड़ा सा डेटा फिल्टर करके देखें कि क्या वो वही परिणाम दे रहा है जो हम सोच रहे हैं। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलना है। हाँ, जब भरोसा हो जाए तब धीरे धीरे इसमें जटिलता बढ़ाएं। इसे ही स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कहते हैं। और अगर हमने लॉजिक सही लगाया है लेकिन फिर भी रिजल्ट अजीब आ रहे हैं तो क्या करें? कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोड सही लिखते हैं लेकिन रिजल्ट शून्य आता है। हाँ, तब हमें डेटा इंटेग्रिटी को चेक करना पड़ता है। कई बार दिक्कत हमारे लॉजिक में नहीं, खुद डेटा में होती है। डेटा में दिक्कत? मतलब डेटा तो मशीन जनरेटेड होता है ना? हमेशा नहीं। मान लीजिए उम्र वाले कॉलम में 30, जो कि एक नंबर है, वो किसी ने टेक्स्ट में 30 THIRTY टाइप कर दिया है। ओह, मैनुअल एंट्री की गलती। बिल्कुल। कंप्यूटर के लिए नंबर 30 और टेक्स्ट 30 दो अलग अलग दुनिया है। अगर हम ग्रेटर दैन ऑपरेटर लगाएंगे तो कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा कि टेक्स्ट को कैसे नापे। सही बात है। या फिर हेल्थ केयर वाले डेटा में किसी ने ब्लड प्रेशर की रीडिंग में 140 की जगह गलती से एक जीरो ज्यादा लगाकर 1400 लिख दिया हो। ओहो, मतलब एक एक्स्ट्रा जीरो और पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। हाँ, तो ट्रबल शूटिंग करते वक्त हमें डेटा का टाइप और इस तरह की विसंगतियों को खोजना पड़ता है। हमें सिर्फ कोड को नहीं बल्कि डेटा की सफाई को भी देखना होता है। मैं समझ गया। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, वो है डॉक्यूमेंटेशन। उफ, डॉक्यूमेंटेशन। मुझे कोडिंग में डॉक्यूमेंटेशन हमेशा बड़ा उबाऊ काम लगता था यार। मतलब ऐसा लगता था जैसे गणित का सवाल हल करने के बाद नीचे लिखना पड़े कि मैंने इसे कैसे हल किया। क्या सच में इसकी इतनी जरूरत है? उबाऊ लग सकता है, लेकिन ये पारदर्शी काम की नींव है। मान लीजिए एक एनालिस्ट ने हेल्थ केयर डेटा से कुछ खास मरीजों को हटा दिया। ठीक है। अब 6 महीने बाद कोई दूसरा एनालिस्ट उस पर काम करने आता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो उसे कैसे पता चलेगा कि मूल डेटा सेट से वो 100 मरीज क्यों गायब है? बात तो सही है, वो तो परेशान हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन ये सुनिश्चित करता है कि काम रिप्रोड्यूसिबल हो, यानी कोई और भी उसे दोहरा सके और समझ सके कि कौन सा फिल्टर क्यों लगाया गया था। अगर ऐसा ना हो तो पूरी कंपनी उस एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाती है जिसने वो कोड लिखा था। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। और हाँ, जो लोग सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये सब सिर्फ पाइथन में ही होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सोर्स के FAQs में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि R, जो एक और भाषा है, उसमें dplyr और डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए SQL भी इसी तरह के बहुत शक्तिशाली टूल्स हैं। बिल्कुल।
मतलब तकनीक कोई भी हो, ये कॉलम चुनना और रोज फिल्टर करना हर जगह काम आता है। हाँ, डेटा सिलेक्शन और फिल्टरिंग किसी भी डेटा प्रोफेशनल के लिए सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण कौशल है। ये वो नींव है जिस पर मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा महल खड़ा होता है। सही कहा। अगर शुरुआत में ही गलत डेटा चुन लिया तो आगे का हर मॉडल, हर भविष्यवाणी गलत ही साबित होगी। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे पहले वर्टिकल कॉलम्स को चुनकर हम अपने डेटा को हल्का करते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर आसानी से सांस ले सके। हाँ, बेस कैंप पर सामान छोड़ना। बिल्कुल। और फिर बुलियन लॉजिक के उन स्मार्ट गेटकीपर्स एंड और नॉट का इस्तेमाल करके हॉरिजॉन्टल रोज में से अपने मतलब की जानकारी निकालते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सब करते हुए हमें बहुत सावधान रहना होता है। छोटी छोटी शुरुआत करनी होती है और हर कदम का रिकॉर्ड रखना होता है। और जैसा कि हमने रिटेल और हेल्थ केयर के उदाहरणों में देखा, ये सिर्फ एक तकनीकी अभ्यास नहीं है। जब सही डेटा को सही तरीके से फिल्टर किया जाता है तो असल में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की ताकत मिलती है, जो व्यवसायों को बचा सकती है और लोगों की जान भी। सच में इस सूचनाओं के शोर में ये ज्ञान हमें वो कंपास देता है जिससे हम सच्चाई को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या? हम शुरुआत में उस विशाल लाइब्रेरी में थे, याद है? हमने बहुत सारे फिल्टर लगाए, बहुत सी किताबों को अनदेखा किया ताकि हम अपने काम की 3 किताबों तक पहुंच सकें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारे लगाए गए फिल्टर्स ही ये तय करते हैं कि हमें डेटा में क्या दिखाई देगा, तो क्या हमें कभी-कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अनजाने में गलत शर्तें लगाकर हम कितनी सारी महत्वपूर्ण सच्चाइयों को हमेशा के लिए छिपा रहे हैं? ओह, ये तो बहुत गहरा सवाल है। जो हम नहीं देख रहे हैं, क्या वो हमारे देखे गए डेटा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? क्या बता, जिस किताब को हमने जरूरी नहीं समझकर छोड़ दिया, असली जवाब उसी में छुपा हो? इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है। तो अगली बार जब भी कोई भी डेटा सामने आए तो खुद से पूछिएगा कि हमारे फिल्टर्स ने पर्दे के पीछे क्या छिपा दिया है। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।